धातकी खंड में आपको पहुंचाते हैं कि दूसरा जो द्वीप है उसका नाम क्या है? धातकी खंड द्वीप। अभी तक आप कहाँ थे? जम्बू द्वीप में। अब आपने छलांग लगा ली। छलांग क्यों लगा ली? क्योंकि बीच का आपने एक समुद्र था उसको भी लांग लिया। वो समुद्र कौन सा था? लवण समुद्र। फिर उसके बाद में आप पहुंचे दूसरे द्वीप में जिसका नाम है धातकी खंड द्वीप। तो जैसे जम्बू द्वीप का नाम जम्बू वृक्ष के कारण से जम्बू द्वीप रखा गया या अनादि संज्ञा के कारण से रखा गया, वैसे ही इसके विषय में भी कहा जाता है। धातकी का वृक्ष होता है, वहाँ पर भी सुमेरु हैं, वहाँ पर भी देवकुरु हैं, उत्तर कुरु हैं। तो इसी व्यवस्था के अनुसार वहाँ पर भी जैसे यहाँ जम्बू द्वीप होता है विदेह में, वैसे ही वहाँ पर विदेह की जो भोग भूमि होगी ऊपर उत्तर कुरु वाली, उसमें जो है धातकी नाम का वृक्ष होता है। उसी से उपलक्षित होने के कारण से इस द्वीप का नाम भी धातकी खंड द्वीप रखा जाता है। और उस द्वीप का जो प्रधान जो अधिष्ठाता होता है वो भी धातकी द्वीप के नाम से ही वो देव होता है ना। वो सब जो वृक्षों के आश्रित रहते हैं, जैसे जम्बू वृक्ष है वैसे ही धातकी वृक्ष के आश्रित रहने वाला जो वहाँ का मुख्य देव होता है वो ये इसी नाम का कहलाता है। तो इसी नाम के कारण से इसका भी नाम धातकी खंड ऐसा जानना। और धातकी माने वैसे होता है आंवला, है ना। जो सबसे फायदेमंद चीज बताई जाती है ना, उसके ही नाम पर यह द्वीप का नाम पड़ा हुआ है। अब यहाँ आचार्य ने महाराज क्या कहते हैं कि द्विर माने केवल दुगनी व्यवस्था है धातकी खंड द्वीप में। जो कुछ भी है वो सब क्या समझ लेना, अब आप जम्बू द्वीप से दुगना दुगना समझ लेना। जम्बू द्वीप में एक सुमेरु है ना, तो वहाँ दो हो जाएंगे। यहाँ एक भरत क्षेत्र है, वहाँ दो हो जाएंगे। यहाँ एक ऐरावत है तो वहाँ दो हो जाएंगे। यहाँ एक हेमवत क्षेत्र है तो वहाँ, यहाँ एक हरिवर्ष क्षेत्र है तो वहाँ, यहाँ एक रम्यक है, यहाँ एक हिरण्यवत है तो वहाँ पर दो दो हो जाएंगे। और जब क्षेत्र दो दो हो गए तो उनके विभाजन करने वाले पर्वत भी वहाँ दो दो हो गए, और पर्वतों पर रहने वाले कमल आदि भी डबल डबल हो गए। लेकिन वो होते किस तरीके से हैं, ये एक व्यवस्था जानने के लिए आपको थोड़ा सा मैप बताता हूँ। दिखेगा? बस कुछ नहीं है, गोले गोले ही हैं, है ना। सिंपल सा है सब, दुनिया गोल है। 2.5 द्वीप का विस्तार। तो इसमें ये क्या है, ये पहले नंबर का जम्बू द्वीप। इसमें मैं नंबर ही डाल दे रहा हूँ, जम्बू वम्बू नहीं लिख रहा। ये पहले नंबर का जम्बू द्वीप। फिर ये क्या हो गया, ये हो गया समुद्र, ठीक है, पानी भर दिया मैंने इसमें। फिर ये दूसरे नंबर का धातकी खंड द्वीप, ठीक है। फिर इसके चारों ओर मैंने पानी भर दिया, है ना। ये कौन सा समुद्र हो गया, कालोदधी समुद्र, ठीक है। फिर इसके आगे ये आ गया पुष्करार्ध, तीसरे नंबर का ये द्वीप हो गया। यहां पर क्या था, ये क्या था, सुमेरु पर्वत था। ये बीचों बीच में था ना, जम्बू द्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत था। क्या करना है आपको, 5 सुमेरु पर्वत हमेशा आप जानते हो ना, तो कुछ नहीं करना, वो व्यवस्था ऐसी है। एक सुमेरु यहाँ होगा, एक सुमेरु, अरे सॉरी ये तो मैं धातकी खंड में चला, इधर चला गया। एक सुमेरु यहाँ होगा, है ना। फिर ये एक सुमेरु यहाँ होगा और ये एक सुमेरु यहाँ होगा, ठीक है। मुख्य बात क्या है कि ये जो पर्वत हो गया, अब इसके नीचे भी इधर हम देखें दूसरा द्वीप जो धातकी खंड द्वीप है, तो इसके नीचे भी ये सब क्षेत्र हैं, है ना। और क्षेत्र और पर्वत, क्षेत्र और पर्वतों का विभाजन है। इसमें मुख्य रूप से ये विभाजन ऐसे होता है कि जैसे यहाँ पर ये एक पर्वत हो गया, ये इसका नाम है, इसको बोलते हैं ईश्वाकार पर्वत। क्या बोलते हैं, हाँ, इस पर्वत ने ये विभाजन कर दिए। तो एक तरफ यहाँ से, है ना, अब आपके नीचे इधर जैसे दक्षिण दिशा में यहाँ पर जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र था ना, ये जैसे ये भरत क्षेत्र था, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी
अब इस विभाजन के बाद में यहां से हम चलेंगे तो भरत क्षेत्र, एक भरत क्षेत्र जो है यहां पर आएगा, फिर इसके बाद में पर्वत आएगा, फिर दूसरा क्षेत्र आएगा, फिर पर्वत आएगा, फिर दूसरा क्षेत्र आएगा। इस तरह से हम विदेह पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और फिर विदेह के आगे जैसी व्यवस्था यहां बताई थी ऊपर उत्तर की ओर, ये पूरी व्यवस्था यहां से चलेगी, यहां आ जाएगी, ठीक है। ये एक तरफ की ये व्यवस्था हो जाएगी, ऐसे ही दूसरी तरफ की ये व्यवस्था हो जाती है ना। तो समझना यह है कि ये ईश्वाकार पर्वत ये होते हैं जिनके माध्यम से, दिख रहा है ना, ये ईश्वाकार पर्वत जिनके माध्यम से ये धातकी खंड द्वीप में दो पार्ट, दो विभाजन हो गए। तो एक तरफ ये सुमेरु हो गया, दूसरी तरफ ये सुमेरु हो गया, एक पूर्व दिशा में और एक पश्चिम दिशा में। ठीक यही स्थिति यहां पर भी होती है। पुष्करार द्वीप में भी इसी तरीके के ये ईश्वाकार पर्वत होंगे और इनसे ये दो पार्ट इसके हो जाएंगे और पूरा भरत आज से लेकर के ऐरावत क्षेत्र तक यहाँ तक, और यहाँ से भी भरत क्षेत्र से लेकर ऐरावत क्षेत्र तक ये पूरा विस्तार यहाँ पर भी ऐसे ही है ना, एक क्षेत्र फिर पर्वत, फिर क्षेत्र, फिर पर्वत, क्षेत्र, पर्वत, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो सभी चीजें यहाँ पर दूनी हो गई हैं, दूने दूने विस्तार के साथ में, बस आपको यही जानना था। और जो आगे पुष्करार्ध द्वीप का वर्णन आएगा तो उसमें भी जो वर्णन है जैसा धातकी खंड द्वीप में वैसा ही पुष्करार्ध द्वीप में होता है, क्योंकि पुष्कर का आधा ही द्वीप हमने लिया है ना। तो उसका विस्तार जो है वो आधा ही हमने लिया है, तो उस आधे विस्तार में जो भी चीजें हैं वो धातकी खंड के बराबर ही बैठ जाती हैं, इस तरीके से जानना। तो अब आपको ये ज्ञान में आने के बाद में धातकी खंड द्वीप में जो कुछ भी है वह सब एक तरह से दूना दूना बता दिया गया है, और वहां पर जो भी विस्तार है पर्वत आदि का वो भी शास्त्रों के अनुसार है ना, उसको भी आप दूना दूना समझ सकते हो, और उनकी संख्या तो दूनी दूनी है ही है। इस तरीके से ये द्विर्धातकी खंड पुष्करार्धे च, जो यहां पर इतना कहकर के छोड़ दिया कि पुष्करार्धे च माने पुष्करार्ध द्वीप में भी च माने वैसी ही व्यवस्था है जैसी धातकी खंड द्वीप में। थोड़ा बहुत कुछ 19-20 होता है, जैसे यहाँ पर जो जम्बू द्वीप में सुमेरु पर्वत है वो तो 1 लाख योजन ऊंचा है, और इधर जो सुमेरु होंगे वो थोड़े छोटे छोटे होते हैं, वो 84,000 योजन के होते हैं ऊंचाई वाले। तो इस तरह से थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन सुमेरु पर्वत तो जैसे यहाँ पर है वैसे ही वहाँ पर भी है। वहाँ पर भी भद्रशाल आदि, नंदन वन आदि, सोमनस आदि वन है, पांडुक वन है, शिलाएँ हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है वैसी व्यवस्था धातकी खंड द्वीप में भी रहती है। तो आपको अब ये 2.5 द्वीप की व्यवस्था जब पूरी समझने में आ गई तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 2.5 द्वीप में भी अगर हम आपसे क्षेत्र पूछते हैं है ना, या हम आपसे पर्वत पूछते हैं, तो आपको अब ज्ञान में आ जाना चाहिए कि वहाँ पर कितने पर्वत हैं, कितने क्षेत्र हैं, और सब में जो दूनी दूनी व्यवस्था है उसके अनुसार उन पर्वत क्षेत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी ये आप अपने गणित से लगा लेना, है ना। थोड़ी सी चर्चा हमें करना है। जो जम्बू द्वीप और धातकी खंड के बीच में क्या पड़ता है, लवण समुद्र, है ना। वो लवण समुद्र भी अपने आप में बहुत अच्छा विस्तार लिए हुए है, क्योंकि वो दुगने 2 लाख योजन विस्तार वाला है। यानी जम्बू द्वीप के बाहर चारों ओर गोलाई में 2 लाख योजन की मोटाई के साथ वो पूरा फैला हुआ है, और उसका विस्तार जो तल भाग पर रहता है वो 10,000 योजन का होता है, गहराई उसकी 1,000 योजन की होती है। यह हमें ऐसा लगता है कि आचार्य इस भौगोलिक या यूं कहें लवण समुद्र की भौगोलिक स्थिति के विषय में एक मत नहीं है। राजवार्तिक में आचार्य अकलंग देव के अनुसार गहराई जो है लवण समुद्र की 1,000 योजन मानी जाती है, और वहीं श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंदी महाराज के अनुसार वह उसकी गहराई 1 लाख योजन बताई गई है ना। यानी कि वह समुद्र 1 लाख योजन यदि गहरा है तो वो कहाँ पहुँचेगा।
मतलब आपको बताया था खर भाग 16,000 योजन मोटा है, फिर पंख भाग 84,000 योजन मोटा है, माने पंख भाग तक पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अगर ये इतनी गहराई होगी तो ये सब जो है थोड़ा सा जो भौगोलिक स्थिति में आचार्यों में जो कुछ भी मतभेद है, कम से कम इतना तो है ही है कि लवण समुद्र में अगर गहराई है तो कम से कम 1,000 योजन की गहराई तो है ही है। तो वह 1,000 योजन की गहराई का मतलब हो गया कि वह चित्रा पृथ्वी पर नहीं है, वो वज्रा पृथ्वी जो दूसरे नंबर की आएगी 1,000 योजन नीचे, वहां तक वहां पर ही जो है उसका फैलाव है। तो इस तरह से लवण समुद्र में और कालोदत समुद्र में भी इसमें सब पाताल बने हुए हैं, है ना। लवण समुद्र में क्या बने हुए हैं? पाताल बने हुए हैं, बड़े बड़े, कुछ महापाताल कहलाते हैं, कुछ क्षुद्र पाताल कहलाते हैं, है ना। तो ये बड़ी बड़ी गहराई वाले इसमें 4 तो बड़े पाताल हैं लवण समुद्र में, और क्षुद्र पातालों की संख्या तो बहुत ज्यादा बताई जाती है? मतलब वह क्षुद्र पाताल कई लाखों की संख्या में समझ लो। इस तरह के वह पाताल अनेक उसके अंदर बने हुए हैं। किसके अंदर? लवण समुद्र के अंदर। और उसी में कुछ आपको आगे बताएंगे जब सूत्र आएगा, तो अंतर्द्वीपज जो म्लेच्छ होते हैं उनकी व्यवस्था भी है, वो आगे बताई जाएगी। अभी मुख्य रूप से समझने की बात है कि ये जो लवण समुद्र का जल है और उसके बाद कालोदधी समुद्र का जल है ना, ये 2 समुद्र तो कर्म भूमि के अंदर आ गए, ढाई द्वीप के अंदर आने के कारण से, है ना। और जब हम इन ढाई द्वीप के बाहर जाएंगे तो सबसे अंत में एक समुद्र आता है जो स्वयंभू रमण समुद्र आएगा, लेकिन वह स्वयंभू रमण समुद्र से पहले एक स्वयंभू रमण द्वीप आएगा। तो उस अंतिम द्वीप में भी कर्म भूमि की व्यवस्था है, और अंतिम जो समुद्र है उसमें भी कर्म भूमि की ही व्यवस्था है। तो जहां पर ये कर्म भूमि की व्यवस्था है वहां पर तो समुद्रों में जलचर जीव पाए जाते हैं। जलचर जीव का मतलब जो ये कछुए, मछली, है ना, मगरमच्छ वगैरह, ये सब जलचर जीव जो है इन समुद्रों में मिलेंगे। ये ज्ञान में रखना है कि जो बीच में जो असंख्यात द्वीप और समुद्र अब ढाई द्वीप के बाद आएंगे, उन समुद्रों में जलचर जीव नहीं होते हैं। और इनमें भी ये विशेषता बताई गई है कि इसमें बड़े बड़े त्रियंश होते हैं, जलचर जीव भी बड़ी बड़ी अवगाहना वाले होते हैं। लवण समुद्र के जो मुख पर है ना, इसको मुहाना बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? नहीं सुना है कि नहीं? हाँ, जो मुख का स्थान होता है, किनारे का स्थान होता है, तो वहां पर मतलब जो मत्स्य मिलेंगे वो 9 योजन अवगाहना वाले भी मत्स्य हो सकते हैं, 9 योजन। लेकिन जब हम बीच में लवण समुद्र के देखेंगे तो लवण समुद्र के बीचों बीच में उससे भी दूने 18 योजन की अवगाहना वाले मत्स्य होते हैं वहां पर। कहां पर बताया जा रहा है ये? लवण समुद्र में। कालोदधी समुद्र में देखेंगे तो मुहाने पर 18 योजन की अवगाहना वाले मत्स्य मिलेंगे, और जब अंदर देखेंगे तो बीचों बीच में 36 योजन उससे दुगने अवगाहना वाले मत्स्य होंगे। मतलब इतने बड़े बड़े मत्स्य होते हैं। और फिर जब अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र पर जाते हैं तो वहां पर किनारों पर तो मिलेंगे 500 योजन की अवगाहना वाले मत्स्य, और जो मध्य भाग में होते हैं वो होते हैं 1000 योजन की अवगाहना वाले मत्स्य, है ना। तो 1000 योजन की अवगाहना वाला जो मत्स्य बताया जाता है वो कहाँ मिलेगा? वो स्वयंभू रमण समुद्र में मिलेंगे। एक ये भी इस बात जानने की है कि किनारों पर छोटी अवगाहना वाले जीव होते हैं, मध्य भाग में बड़े बड़ी अवगाहना वाले भी होते हैं, है ना। बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े मगरमच्छ कहाँ मिलेंगे? वो किनारों पे नहीं रहते हैं, वो बीचों बीच में रहते हैं। ये व्यवस्था यहाँ पर भी वैसी ही है ना। तो इस तरह से ये समुद्रों में बड़ी अद्भुत व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, और इन समुद्रों में भी ये जलचर जीव आदि हैं, ये सब कर्म भूमि के ही जीव कहलाएंगे। और इनके भी जो है एक तरह से अगर गुणस्थान वगैरह देखे जाएं तो इनके भी 5वें गुणस्थान तक होने की पूरी इनकी संभावनाएं भी बनी रहती हैं। यही वो जलचर जीव होते हैं, त्रियंश होते हैं, जो 5वें गुणस्थान तक को भी प्राप्त करते हैं, है ना।
स्वयंभू रमण समुद्र में भी और इधर धातकी खंड और कालुदधी आदि समुद्रों में भी। इसीलिए 2.5 द्वीप 2 समुद्र, है ना, ये कर्म भूमि के अंतर्गत ही माने जाते हैं। तो आपको इस 2.5 द्वीप के विस्तार में ये सब चीजें जान करके आपको ये जान लेना है कि जो हमने जैसे काल की व्यवस्था बताई, तो अगर हम जम्बू द्वीप के बाहर भी अगर हम काल समझने की कोशिश करें तो वो भी हमें समझ लेना चाहिए, है ना। अगर आपसे पूछा जाए 2.5 द्वीप के बाहर जो द्वीप और समुद्र हैं उनमें कौन सा काल चलता है, कौन सा काल चलता है, तो उनमें हमेशा जगन्य भोग भूमि की व्यवस्था है। तो कौन सा काल हुआ, सुखमा दुखमा काल हुआ, है ना। ये कब तक चलेगा, जब तक कि अंतिम जो द्वीप आता है उस द्वीप का भी जो है कुछ मध्य भाग हो जाता है एक स्वयंप्रभ नाम के पर्वत से। जैसे इधर मानसोत्तर पर्वत से 2.5 द्वीप अलग हो गया, ऐसे ही असंख्यात द्वीप समुद्रों को क्रॉस करने के बाद एक स्वयंप्रभ नाम का पर्वत, वो स्वयंभू रमण द्वीप में ही होगा। तो उस पर्वत के माध्यम से जो स्वयंभू रमण समुद्र का जो हिस्सा मानसोत्तर पर्वत की तरफ रह गया उसमें तो भोग भूमि होगी, और जो हिस्सा उसके उस ओर हो गया परली ओर, है ना, तो उसमें क्या होगा, वो भोग कर्म भूमि होगी। और उसके आगे जो स्वयंभू रमण समुद्र है उसमें भी कर्म भूमि होती है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि कौन से समुद्रों में, है ना, कर्म भूमि की व्यवस्था है, तो आप क्या बताओगे, कौन कौन से समुद्रों में, लवण समुद्र में, कालोदधी समुद्र में और स्वयंभू रमण समुद्र में, ठीक है। तो इस तरह से ये व्यवस्थाओं को जान करके जो वहां पर व्यवस्थाएं बनी रहती हैं उन्हें आप यहां बैठे बैठे भी जान सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में जितने भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं वहां पर केवल जगन्य भोग भूमि जैसी व्यवस्था होती है, और वहां पर उन भोग भूमियों में जो होते हैं वो मनुष्य नहीं होते हैं, वहां केवल त्रियंच ही होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मनुष्यों का तो